जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी चुनावी मौसम आता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में जिक्र होता है राज ठाकरे का। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भले ही विधानसभा में उनके पास सिर्फ एक ही सीट हो, लेकिन इसके बावजूद हर चुनाव में राज ठाकरे क्या बोलते हैं, किससे मिलते हैं, उस पर जरूर चर्चा होती है। उनकी रणनीति क्या होती है, उस पर सियासी गलियारों में चर्चा होती है। अब खबर यह आ रही है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में राज ठाकरे 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। राज ठाकरे किन्हीं चुनाव में लोकसभा लड़ते हैं, कभी नहीं लड़ते हैं। 2014 में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 2019 में नहीं उतारे। अब 2024 में फिर से उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रही है। दूसरी बात यह कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो एक सीट से हिंदी भाषी चेहरा को टिकट दे रहे हैं। आप सोचेंगे कि राज ठाकरे की पार्टी की इमेज तो हिंदी भाषी विरोधी रही है, वो मराठीवाद की राजनीति करते आए हैं, तो ऐसे में किसी हिंदी भाषी को टिकट क्यों दे रहे हैं? तो वही हिंदी भाषी उम्मीदवार जो कि जानकारी मिल रही है कि शायद मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वागीश सारस्वत जी। वागीश सारस्वत जी, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात करने के लिए मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वागीश जी का मैं संक्षेप में आपको परिचय दे दूं। वागीश जी राजनेता होने से पहले एक पत्रकार थे और 1996 में एक वक्त था जब मैं और वागीश जी एक साथ एक ही अखबार में काम करते थे। मैं उस वक्त काफी जूनियर था। मेरा नवभारत नाम का वो अखबार था जिसमें शिक्षा दीक्षा नाम का मेरा कॉलम आता था और मैं दक्षिण मुंबई से रिपोर्टिंग करता था। और वागीश जी तब राजनीति कवर करते थे और खास करके शिवसेना की बीट उनके पास में थी, वो शिवसेना की बीट कवर किया करते थे। और फिर आगे चल के जब राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो फिर वागीश सारस्वत जी उससे जुड़ गए और अब वो एमएनएस में उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष के पद पर वो काम कर रहे हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं एमएनएस के। तो इनसे ये चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वागीश जी, आपसे ये जानना है कि इस बार राज ठाकरे जी को क्या सूझी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पिछला चुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा था, इस बार क्यों लड़ रहे हैं? जितेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक शुभ सूचना ये देना चाहता हूं कि अब मैं उपाध्यक्ष नहीं हूं और मेरा प्रमोशन हो चुका है। राज ठाकरे जी ने मेरे काम से खुश होकर के मुझे पार्टी का महासचिव नियुक्त किया है। बधाई हो। उसके साथ ही मैं प्रवक्ता का काम तो पार्टी का निर्माण जब से हुआ है तब से लगातार कर रहा हूं। मैं कई बार ऑफिशियल प्रवक्ता रहा, कई बार नहीं भी रहा, तब भी राज साहब की तरफ से मुझे ही अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आगे किया गया और ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे जी सारी राजनीति को समझते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा समझदार आदमी भी फेल हो जाता है। राजनीति में कहते हैं ना कि फूक फूक कर कदम रखना होता है। पांसे कब किसके गलत पड़ जाएंगे, कदम कब डगमगा जाएंगे, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। अचानक से राजनीति में किसी का सूर्य उदय होता है, अचानक से ही रात होते होते किसी का सूर्य डूब जाता है। एक व्यक्ति जिसके कंधे पर पूरा चुनाव लड़ा जाता है, कई बार का मुख्यमंत्री होता है, सब जान रहे होते हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन दिन निकलते निकलते पता चलता है कि एक नया नवेला कोई व्यक्ति आता है और किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये जो चमत्कारों की प्रक्रिया है, ये राजनीति का स्थायी गुण है, स्थायी भाव है, इसे बदल पाना संभव नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कयासों पे राजनीति चलती है, लेकिन वो राजनीति चलती है टीवी चैनल्स में, कयासों की राजनीति चलती है अखबारों में, लेकिन राजनीतिक दलों में ठोस धरातल ढूंढे जाते हैं, सर्च किए जाते हैं, एक एक व्यक्ति को खंगाला जाता है और उसके बाद हम तय करते हैं कि चुनाव हमको लड़ना है। और चुनाव लड़ने की भी प्रक्रियाएं अलग अलग किस्म की होती हैं। कुछ चुनाव होते हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़े जाते हैं, कुछ चुनाव सामने वाले को हराने के लिए लड़े जाते हैं, कुछ चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। तो ये चुनाव किस लिए राज ठाकरे जी लड़ रहे हैं? जीतने के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं या किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं? पिछली बार तो जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि हम तो विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका एजेंडा क्या है? साफ तौर पे अगर समझा जाए तो इतना समझ लीजिए कि अगर वागीश सारस्वत चुनाव के मैदान में है तो वागीश सारस्वत हारने के लिए कभी भी कदम अपने नहीं उठाते हैं। वागीश सारस्वत को अगर चुनाव लड़ना है और लड़ाना है तो पार्टी को जीतना ही पड़ेगा और बिना जीते वागीश सारस्वत चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। अगर आप देखेंगे कि वागीश सारस्वत को टिकट मिला है तो निश्चित तौर से लोकसभा में
दरवाजा खुलने की तैयारी हो चुकी है। इसके बाद ही हम मैदान में उतर रहे हैं। और राजनीतिक पार्टियों का अपना एक सफर होता है, अपना एक फलसफा होता है, अपना एक ग्रोथ रेट होता है। कई बार पार्टी खट से बहुत ऊपर चली जाती है, फिर झटके से नीचे आ जाती है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, राज ठाकरे का ग्रोथ देखेंगे तो इस ग्रोथ को एनालिसिस करना आसान नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे जब पहली बार चुनाव मैदान में नगर सेवक का चुनाव लड़े तब 7 नगर सेवक चुन करके आए। तो उसके बाद लोकसभा चुनावों में 13 लोकसभा सीटों पर हम लोगों ने दूसरे नंबर पर हमारे कैंडिडेट रहे, और हमारे कैंडिडेट हारे तो कितने वोट से, कहीं 2500 वोट से, कहीं 4000 वोट से, कहीं 6000 वोट से। तो ये जो मामूली सा अंतर था, इस अंतर ने हमको बताया कि हम विधानसभा जीत रहे हैं, और उसके बाद हमारी पार्टी ने 13 विधानसभा सीटों को जीता। इसका मतलब यह है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो तय कर देता है कि आपके मतदाता किस तरफ जा रहे हैं, आपका पक्ष सुनने के पक्षधर हैं या नहीं, आपकी विश्वसनीयता बची है या विश्वसनीयता समझ गया। तो तोड़ लेने के लिए, जो इंग्लिश में कहते हैं ना टेस्टिंग वाटर्स, तो असल मकसद विधानसभा चुनाव का है, लेकिन लोकसभा चुनाव के जरिए तोड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह सकते हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। कितनी सीटें जीत पाएंगे हमको नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक रुतबा है, अपना एक रौब है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टियां अलग हो चुकी हैं। उनके दरार के बाद एकनाथ शिंदे का अपना दरारा है, उद्धव ठाकरे के साथ अपनी सिंपैथी है। लेकिन राज ठाकरे लगातार जो काम कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, और सिर्फ देख नहीं रहे, महाराष्ट्र के लोगों को जो सपना दिखा रहे हैं, अगर उसको पूरा करना है तो कुछ सीटें तो हमें जीतनी ही पड़ेंगी, क्योंकि सत्ता के बगैर हम अपने इन सपनों को, जो विकास के सपने हैं, उनको पूरा नहीं कर सकते। वाघे जी, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है कि आप एक हिंदी भाषी हैं, और कई लोगों को लगता है कि आप एक मिसफिट हैं इस पार्टी में, क्योंकि राज ठाकरे तो मराठीवाद की राजनीति करते आए हैं, आप उत्तर भारत से आते हैं, तो आप कैसे राज ठाकरे के साथ में जुड़ गए, और राज ठाकरे आपको कैसे टिकट दे रहे हैं? थोड़ा सा अपने उत्तर भारत के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, और फिर बताइए कि आप राज ठाकरे के साथ कैसे हो लिए। मैं अपने बारे में बताऊं तो पीछे अगर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के स्वदेशपुर गांव में हुआ, जो चंडोस तहसील में आता था। हमारे बाबा के समय पर ही उस घर को, उन जमीनों को बेच करके हमने दूसरी जगह स्थलांतर किया, और उसके बाद हम हरियाणा में स्थापित हो गए। बल्लभगढ़ नाम की जगह पर पिताजी ने अपनी संपत्ति बनाई, अपना व्यवसाय किया, अपनी नौकरी की, और अपने आप को स्थापित किया, और वहीं से हमारे जीवन का सफर शुरू हुआ। एजुकेशन हमने कुछ हरियाणा में की, कुछ दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में की, और पढ़ने के बाद जब दैनिक जागरण की नौकरी करने लगा मैं, उसके बाद मुझे लगा कि मुंबई में मेरी जगह नहीं है, मुझे किसी और शहर की तरफ जाना चाहिए। अचानक मुझे रास्ता मिला मुंबई का, और मुंबई आने के बाद मुंबई ने दोनों बाहें फैलाकर मुझे स्वीकारा। हर क्षेत्र में जहां जहां मैं पत्रकारिता में गया, मुझे सफलताएं मिली, मुझे अच्छी से अच्छी नौकरियां मिली, और महाराष्ट्र के लोगों का हमेशा सहयोग मिला। यही वजह है कि मुझे कभी महाराष्ट्र पराया नहीं लगा। यहाँ पर परप्रांतियों की राजनीति तो चलती रही, लेकिन उस राजनीति में मैं मिसफिट रहा। मैं मराठी राजनीति में मैंने अपने आप को फिट पाया, और उसकी एकमात्र वजह यह है कि इस शहर में मुझे पहला घर रहने के लिए एक मराठी व्यक्ति ने दिया, पहली नौकरी मुझे मराठी व्यक्ति ने दी, मेरी उंगली पकड़ करके राजनीति में लेकर के आने वाला भी व्यक्ति मराठी था। और जब मुझे उत्तर प्रदेश ने स्वीकारा ही नहीं, भले ही मेरा जन्म वहां पर हुआ, तो मैं उत्तर प्रदेश के लिए नहीं लड़ सकता। मैं उस भूमि के लिए, उस प्रदेश के लिए लड़ूंगा जिस प्रदेश ने मुझे संभाला है, मुझे बड़ा किया है, मुझे विख्यात किया है, मुझे चलने लायक बनाया है, और मेरे चेहरे की पहचान सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश भर में दे दी है। मैं एक साधारण सा पत्रकार था, लेकिन राज ठाकरे जी ने अपने साथ लेकर पार्टी में बुलाकर मेरी राजनीतिक पहचान बनाई, और न सिर्फ पहचान बनाई, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मुझे खड़ा किया, जो कि मैं हिंदी भाषी प्रदेश से आता था।
उसके बाद जब मैंने चैनल्स पे बात की, अपनी बात को सामने रखा, तो राज ठाकरे जी को यह विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति सही व्यक्ति है और इस व्यक्ति के हाथों से कभी पार्टी का नुकसान नहीं हो सकता। यही वजह है कि मेरे साथ कितने ही लोग आए थे पार्टी में जो मुझसे बड़े बड़े पदों पर पहुंचे लेकिन पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए। मुझे कई पार्टियों की तरफ से निमंत्रण आया कि वागीश जी, आप मनसे में क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा है, आप ये पार्टी छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ पर आ जाइए। खुले मंचों से मुझे ऑफर आए, कई मंत्रियों ने मुझे बुलाया, कई पार्टियों के प्रमुखों ने मुझे बुलाया, कई राज्यपालों ने मुझे यहाँ तक कहा कि आप यहाँ फिट नहीं है, आप राष्ट्र की राजनीति की तरफ जाइए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जिस व्यक्ति ने मेरी उंगली पकड़कर राजनीति के डगर पर चलना सिखाया, मैं बेवजह उसका साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन वागीश जी, राज ठाकरे जी पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वो नफरत की राजनीति करते हैं, हिंसा की राजनीति करते हैं। जिस तरह से कल्याण में जब वो शिवसेना में थे, उनके कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों को पीटा, फिर उसके बाद साल 2008 में जो उत्तर भारतीय दंगे हुए उसमें कई लोगों की जान भी गई थी। तो क्या इस तरह की राजनीति से आप सहमत हैं? राज ठाकरे की उस वक्त गिरफ्तारी भी हुई थी। चीजों को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर राज ठाकरे नफरत की राजनीति कर रहे होते, उत्तर भारतीयों को पसंद ना कर रहे होते, हिंदी भाषियों से उनका कोई संबंध नहीं होता, तो वागीश सारस्वत उनकी पार्टी में एक प्रमुख पदाधिकारियों में शामिल नहीं होता, उनके व्यावसायिक पार्टनर हिंदी भाषिक नहीं होते, उनके पार्टी में सिर्फ एक अकेला मैं नहीं हूं जो इस तरह के उच्च पद पर पहुंचा हूं। हमारी पार्टी में और भी कई हिंदी भाषी चेहरे हैं जिनको ससम्मान मंच पर बिठाया जाता है और बड़े बड़े पदों से सुशोभित किया गया है। हम ये मानते हैं, मैं खुद वागीश सारस्वत होने के साथ ही जब मैं इस शहर में आया तो मुझे मराठी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने कहा वागीश थोड़ा सा बोलोगे तो अच्छा लगेगा, मराठी बोलोगे। तो मुझे कहा मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। उन्होंने कहा कि गलत बोलोगे लेकिन बोलो। तो वो गलत बोलते बोलते उन्होंने संशोधन किया और आज ये संशोधन इस लेवल पर पहुंच चुका है कि जब हम शिवाजी पार्क के मैदान से राज ठाकरे जी मुझे कहते हैं कि आप भाषण कीजिए, तो मैं पूरे गर्व के साथ मराठी में भाषण देने की क्षमता अपने अंदर जुटा पाता हूं। मुझे लगता है कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं हमें उस प्रदेश का होना चाहिए, क्योंकि इस देश में प्रदेश की संरचना भाषावार ढंग से हुई थी और महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए तय किया गया था, उसकी सीमाएं उसके लिए बनी थी। और हमारी पार्टी की जो सीमाएं हैं वो महाराष्ट्र की सीमाएं हैं। अगर हम लोकसभा भी जाना चाहते हैं तो हमारा मकसद हमारे महाराष्ट्र की समस्याओं को दिल्ली में उठाना है, प्रधानमंत्री तक और देश के लोगों तक पहुंचाना है। वागीश जी, एक आखिरी सवाल। हाल के वक्त में देखा गया कि राज ठाकरे जी की करीबी काफी बीजेपी से भी हो रही थी और एकनाथ शिंदे के साथ में भी हो रही थी, शिंदे गुट की जो शिवसेना है। लेकिन अभी जो 14 लोगों की लिस्ट हमारे हाथ लगी है, उसमें से कुछ ऐसी सीटों पर भी एमएनएस अपने उम्मीदवार उतार रही है जहां पर कि इन पार्टियों के दिग्गज लोग वहां पर मौजूद हैं, जो जहां पर इन पार्टियों का कब्जा रहा है। जैसे कि कल्याण की सीट है, वहां पर श्रीकांत शिंदे मुख्यमंत्री के बेटे वहां से सांसद हैं, फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरी बात, मुंबई में जिन सीटों पर उम्मीदवार उतर रहे हैं वहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी प्रकार का कोई जो है गठजोड़ हो जाए इन पार्टियों के साथ में और फिर उसके बाद एमएनएस अपने उम्मीदवार वापस ले ले? क्या इस तरह का कुछ है? या फिर ये कई लोग ये भी आरोप लगा सकते हैं कि ये तो दरअसल एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है इन दोनों पार्टियों पर दबाव डालने के लिए कि देखिए मैं एमएनएस भी अपना उम्मीदवार उतार रही है तो आपके वोट कट सकते हैं। देखिए, हम ब्लैकमेल कर सकते थे, लेकिन अगर हमने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट दी होती तब आप हमको ब्लैकमेलर कह सकते थे। जहां हमारे पास क्षमताएं नहीं है, जहां हम जानते हैं कि हमारा डिपॉजिट बचेगा नहीं बचेगा, ऐसी सीटों पर हमने सोचा भी नहीं है। अगर हमारी पार्टी ने 14 सीटों पर विचार किया है या 16 सीटों पर विचार किया है तो वहां ये एनालिसिस करने के बाद कि यहाँ हम क्षमतावान हैं, यहाँ हम कुछ कर सकते हैं, ऐसी सीटों को हमने चुना है। रही बात कहाँ कौन सी पार्टी का सांसद है, इससे अभी हमको इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि ना हम उसके गठबंधन में हैं ना हम इसके गठबंधन में। अगर हमारी नीति एकला चलो की नीति है तो सामने कौन शत्रु है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है कि हम जंग के मैदान में उतरें और पूरी क्षमता के साथ लड़ें। बाकी तो
मतदाता हमारा भाग्य विधाता है। मतदाता अगर हमको चुनेगा तो हम जीत करके आएंगे। और मैं इतना जानता हूं कि महाराष्ट्र की जनता फिर से करवट ले रही है और राज ठाकरे को पसंद कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार के चुनाव में हमारे लोकसभा के उम्मीदवार जीतेंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में कोई गठबंधन का फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि राजनीति में क्या होगा कह नहीं सकते कि अब राज ठाकरे जी ने भी हिंदुत्ववाद को अपना लिया। पहले एक वक्त में तो राज ठाकरे जी कहते थे कि महाराष्ट्र धर्म को छोड़कर मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब उन्होंने हिंदुत्ववाद को अपना लिया है। तो अब हिंदुत्ववाद की राजनीति करने वाली 4 पार्टियां हो गई हैं महाराष्ट्र में। शिंदे सेना, ठाकरे सेना, बीजेपी और अब एमएनएस भी हो गई है। तो ऐसे में इसी हिंदुत्व को लेकर जैसे शिवसेना बीजेपी में गठबंधन हुआ है, क्या एमएनएस भी इस गठबंधन से जुड़ सकती है? एक बात तो यह है कि जो महाराष्ट्र धर्म है वो हिंदू रहित हो ही नहीं सकता। और हम हिंदू परिवार में अगर पैदा हुए हैं तो हमारा धर्म हिंदू है और उसको निभाना हमारा काम है। तो हिंदू होने के नाते हिंदू धर्म हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। लेकिन मराठी होने के नाते, महाराष्ट्र वाले होने के नाते महाराष्ट्र धर्म को छोड़ करके हम हिंदुत्व नहीं हो सकते। हमको पहले प्रायोरिटी हमारा प्रांत है और उसके साथ साथ हम अपने हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, क्योंकि हम शिवाजी महाराज की धरती से हैं जहां पर हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना आई है। और राज ठाकरे एक राजनेता के नाते महाराष्ट्र पर शासन करने का सपना देखने के नाते अगर हिंदवी स्वराज के साथ जा रहे हैं तो हिंदुत्व के बगैर तो ये संभव ही नहीं है ना। राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो या कोई भी किसी भी पार्टी के नेता हो, आपने कहा 4 पार्टी, अगर 40 पार्टी भी आ जाएं तो हिंदुत्व छोड़कर आज विकल्प क्या है? कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम सांसद आज कहने लगे हैं ना कि उनके वंशज राम थे। अगर हमारे राम वंशज थे तो थे, उसको बदला नहीं जा सकता। वो हिंदू थे, यहाँ बाहर से लोग आए, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम बन गए। ठीक है, एक धर्म के नाते उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कार तो एक है ना। उन संस्कारों से हम अलग नहीं हो सकते। हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। हमारा धर्म हिंदुस्तान का धर्म है, हिंदुस्तान का धर्म हिंदू धर्म है। और आप अगर उस पर विवाद करने जाएंगे, बहस करने जाएंगे, तो लोग यहां तक कह सकते हैं कि हिंदू धर्म होता क्या है, धर्म तो सनातन होता है। तो भाई इन बातों से कोई मायने नहीं रखता है। हम अगर व्यापक परिभाषा रखें तो हिंदुस्तान में रहने वाला, भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को अगर हिंदू कहे तो उसमें जिस तरह से हम इंडियन कहते हैं, तो हमारी संकल्पना तो यह है कि इस देश का हर आदमी हिंदू है और हम इसे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वागेश जी, तो आने वाले चुनाव के लिए, चूंकि जो हमारी जानकारी आप नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारी इस बात को लेकर उत्सुकता रहेगी कि इस साल चुनाव के बाद मई जून में जब बजट सेशन आयोजित होगा संसद का, लोकसभा का, तो उस वक्त हम आपको एक सांसद के तौर पर देखते हैं। तो ये थे वागीश सारस्वत, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से एक हिंदी भाषी होने के बावजूद राज ठाकरे ने इन पर भरोसा किया और इस बार चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। लोकसभा का टिकट इन्हें मिलने वाला है। तो इस जैसे तमाम राजनीतिक किस्से कहानियों के लिए, राजनीतिक हलचलों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। जय हिंद, नमस्कार।